हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि होगा लेक्चर नंबर 3। और उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर उसको बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। सो आज हम लोग पूरा का पूरा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी एंड द आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। सो एग्जैक्टली आज हम लोग देखेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कहाँ पे इंक्रीज होती है, कहाँ पे डिक्रीज होती है। मतलब इन द पीरियड वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, और इन द ग्रुप वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। अगर वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो वो वैसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद वो बेसिक समझने के बाद हम लोग जाएंगे किसकी तरफ, 3D सीरीज के तरफ, ठीक है। सो इन द 3D सीरीज आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर वो कहीं पे इंक्रीज हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, और अगर वो कहीं पे डिक्रीज हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड लेक्चर, जो कि है आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। सो इन द डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे 3D सीरीज, और 3D सीरीज में हम लोगों ने गाइस क्या क्या देखा था कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद एटॉमिक एंड आयोनिक रेडार, ठीक है। पोजीशन के बारे में भी डिस्कशन किया था, डी ब्लॉक के पोजीशन के बारे में, कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं, एक्सट्रीम मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। कितने ग्रुप होते हैं, 3 to 12, एंड द पीरियड कितने होते हैं, 4 to 7, ठीक है। देन हम लोगों ने 3D सीरीज के एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडाई के बारे में भी डिस्कस किया था इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द 3D सीरीज। और आयनाइजेशन पोटेंशियल को बहुत सारे नेम्स है, बहुत सारे अलग अलग उससे हम लोग उसको बोलते हैं, नाम दिया है उसका। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है, एनर्जी, ठीक है। सो पोटेंशियल या फिर एंथैल्पी का मीनिंग ही क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि देखो, आयोनाइजेशन मतलब ही हम लोग बोल सकते हैं सेपरेशन ऑफ आयन। क्या बोल सकते हैं, सेपरेशन ऑफ आयन, ठीक है। एंड पोटेंशियल या फिर एंथैल्पी, इसका ही मीनिंग क्या होता है, एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एनर्जी, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ आयन मतलब ही आयंस को सेपरेट आउट करने के लिए, अब आयंस को है मतलब क्या हम लोग Na पॉजिटिव Cl निगेटिव सेपरेट करने के लिए मुझे मेन क्या है, हर एक एटम में क्या प्रेजेंट होता है गाइज, इलेक्ट्रॉन। मुझे इलेक्ट्रॉन को सेपरेट आउट करना होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स को जो निकालने के लिए, ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव, जैसे कि अभी हम लोगों ने लिया एक आयोनिक कंपाउंड Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव लिया, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे सेपरेट आउट करना है, मुझे Na पॉजिटिव सेपरेटली चाहिए और उसके साथ साथ Cl निगेटिव भी मुझे सेपरेटली चाहिए। अगर दोनों चीज़ें मुझे सेपरेटली चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को तो भी दिया है, और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो इसने कहीं से तो भी एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। समझ में आ रही बात है। Na के ऊपर मैं अगर पॉजिटिव चार्ज देती हूँ सेपरेट आउट होने के बाद, मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है। हम लोग पॉजिटिव चार्ज कौन से स्पेसिस के ऊपर देते हैं, जो कि खुद के इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है। खुद के इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे कंपाउंड को, एलिमेंट को देने का काम करता है, तब हम लोग उसके ऊपर कौन सा चार्ज लेते हैं गाइज, पॉजिटिव चार्ज। एंड Cl निगेटिव अगर बोला है तो क्यों बोला है, क्योंकि वो किसी से तो भी एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है।
एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, जिसके कारण हम लोग उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज देते हैं। अभी अगर ये पॉजिटिव एंड निगेटिव मुझे बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, आयन सेपरेट हो रहे हैं। बट कब सेपरेट हो रहे हैं, जब कोई तो भी अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। सो आप लोगों को यहाँ तक के क्लियर हो चुका होगा। अभी हम लोग जाते हैं डेफिनेशन की तरफ, ठीक है। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन है आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन है द अमाउंट of energy required to the remove of electron to the removal of electron to the most loosely bounded outermost shell or in its isolated ground state are called as आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होंगी क्या करने के लिए, रिक्वायर्ड टू द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रिमूव करने के लिए किसको, इलेक्ट्रॉन को। बट कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे इलेक्ट्रॉन को रिमूव, द मोस्ट लूजली बाउंडेड आउटर मोस्ट शेल, कहाँ से करेंगे हम लोग, जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना एटम्स का, उस एटम के आउटर मोस्ट शेल से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। और उस आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब मुझे बताओ, बीच में है नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम हो उसके बीच में कौन होता है गाइस, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियर चार्ज होता है जो कि हम अपने तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। और अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के कारण यहाँ पे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजीली निकलेंगे नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे नहीं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, क्योंकि एनर्जी मुझे ज़्यादा लगेगी ना। अगर एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, और अगर मुझे एनर्जी कम लग रही है मतलब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रही बातें। हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कब होती है, डिक्रीज कब होती है, तब जाके तुम लोगों को समझ में आएगा। बट अभी डेफिनेशन के हिसाब से आप लोग एक चीज़ क्लियर रखो कि जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आउटर मोस्ट शेल से, आउटर मोस्ट मतलब जो लास्ट शेल होता है, जो लास्ट वैलेंस शेल होता है, वहाँ से निकालने के लिए मुझे जितनी भी एनर्जी लग रही है उस एनर्जी को मैं क्या बोलूँगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं।
So guys, now we will discuss about the ionization enthalpy increases across the period. Why the ionization enthalpy is increases across the period and the ionization enthalpy is decreases down the group. ठीक है, और उसके लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से होते हैं. ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं, तब जाके आप लोगों को 3D सीरीज में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या क्या होता है वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी. सो देखो, हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, कौन से फैक्टर्स है जो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर अफेक्ट करते हैं. तो उसमें सबसे पहला है साइज ऑफ एटम. उसके बाद है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट. सो अब सभी फैक्टर्स जो कि किसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहला है साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम, चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. ठीक है, साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा. देखो, सबसे पहले लिया मैंने लिथियम, और लिथियम में एटॉमिक नंबर इज 3. पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट इसमें 3 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, देन उसके बाद मैं ले लेती हूँ कार्बन. ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 6. पहले इसमें 4, पहले इसमें 2 और सेकंड इसमें कितने हो गए, 4. ठीक है, देन कार्बन के बाद मैं जाती हूँ नियॉन के ऊपर. नियॉन एटॉमिक नंबर 10, 2 और लास्ट इसमें कितने आ जाएंगे, 8. ठीक है, अभी अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका 3 था, इसका कितना था कार्बन का 6 एंड इसका कितना है 10. ठीक है, तो ये जब बढ़ रहा है या फिर हम लोग 1s2 2s2 2p6 के हिसाब से भी लेते हैं तो भी यहाँ पे ये कैसे आते हैं, सारे पीरियड में आते हैं. कैसे आते हैं, पीरियड में. कैसे प्रेजेंट होते हैं वो सारे हॉरिजेंटली. ठीक है, अब एक ही पीरियड में आने के कारण इनका अगर आप लोग देखोगे सो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है क्या, नहीं हो रही है. अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं हो रही है तो इसके बीच में कौन रहता है, न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस क्या करेगा गाइस, साइज बढ़ ही नहीं रही तो न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, और अगर वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. अगर वो इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, सो ऑब्वियस है मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेंगी. ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखो, बीच में हम लोग रख देते हैं मैग्नेट. कौन रख देते हैं, मैग्नेट को. ठीक है, अब बीच में है मैग्नेट, इसके भी बीच में है मैग्नेट. ठीक है, और इसके भी बीच में कौन है, मैग्नेट. अब 3 मैंने मैग्नेट ले लिए, उसके बाजू में मैंने सभी जगह पे नीडल्स को यहाँ पे अप्लाई कर दिया. अब मुझे बताओ, ये जो पास वाला है, मैग्नेट के पास वाले जो नीडल्स है उसको मुझे निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेंगी. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी क्या है, नीडल्स है. ठीक है, बट एज कंपेयर टू ये जो इनर शेल है इसके कंपैरिजन में मैं इस आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती हूँ. मतलब ये क्या, मैं नीडल्स को इजीली यहाँ से निकाल सकती हूँ. ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सेम साइज है, यहाँ पे भी सेम साइज है. ठीक है, अगर मैं बोल देती थी कि चलो और एक शेल है तो ये जो मैग्नेट है, ठीक है, मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मतलब नीडल को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती. पर अब देखो साइज सेम है, मतलब ऑब्वियस है ये जो मैग्नेट है वो क्या करेगा, वो जो सेकंड शेल में प्रेजेंट है उसके ऊपर भी क्या करेगा, अपना रोप जमाएगा.
मैग्नेट क्या बोलेंगे, सेकंड सेल वाले में मैं क्यों उसके ऊपर उसको जाने दूँ, मैं उसके ऊपर भी अपनी कमांड लेता हूँ। फिर ये भी वैसा ही चूंगा क्योंकि साइज नहीं बढ़ रही है ना भाई। अगर साइज बढ़ते हुए रहती सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे वो जो मैग्नेट का जो अट्रैक्शन पावर है वो क्या होता, कम होता, क्योंकि निडल बढ़ते, कितना खींचेगा निडल को, वो कुछ समय के बाद उसका स्पेस पूरा ऑक्यूपाई होने के बाद निडल को खींचने वाला थोड़ी है वो, ठीक है। सो उसी के हिसाब से मुझे बताओ कि यहाँ पे मैग्नेट है, आउटर मोस्ट शेल से मुझे क्या लगने वाली है, ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि साइज क्या है यहाँ पे सेम है। और वैसा ही फंडा यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, बीच में होगा न्यूक्लियस, कौन होने वाला है, न्यूक्लियस होने वाला है। न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है भाई, एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकालने देगा, ठीक है। फिर बाद में जैसे जैसे तुम लोग जाओगे, साइज ही नहीं बढ़ रही तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होगा ना, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन मिलते जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से और 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी निकालने के लिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर मुझे ज़्यादा एनर्जी निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देनी पड़ रही है तो मेरा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, मुझे ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है उसके पास से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं when the size is decreases or constant, ionization enthalpy is increases। यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है, जहाँ पे एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे ज़्यादा लगेंगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होंगी, इंक्रीज होने वाली है। क्लियर। अब मुझे बताओ, हम लोग ये तो पीरियड के बारे में डिस्कस कर लेते, ठीक है। सो इन पीरियड एटॉमिक साइज इज कांस्टेंट, वो होने के कारण या फिर डिक्रीज होने के कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, मैं अब इसको शॉर्टकट में IE से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजेस, क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। क्लियर। सो फर्स्ट रीजन इज इन द पीरियड ionization enthalpy is increases because nuclear charge increases, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, वो लगने वाली भी क्या है, ज़्यादा है। सो एनर्जी ज़्यादा लग रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर। बट इन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डिक्रीजेस। देखो अब सबसे पहले ले लिया मैंने लिथियम, ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 1। मैंने उसके बाद में ले लेती हूँ सोडियम को, 1, 2 एंड 3। उसके बाद मैं ले लेती हूँ पोटेशियम को, 1, 2, 3 एंड 4। कैसा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है गाइज, 19, सोडियम का कितना है 11 और इसका कितना है 3, ठीक है। यहाँ पे कितने होंगे, 2, 8, 8 और यहाँ पे कितना होगा 1, 2, 8, 1 अकॉर्डिंग टू द KLMN बता रही हूँ। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी सेम वही 8 होंगे, 5, 6, 7 और ये 8 और यहाँ पे कितना होगा 1। अगर अभी तुम लोग ध्यान से देख रहे हो तो समझ जाओगे कि इन द ग्रुप साइज ऑफ द एटम इज ऑल्सो इंक्रीजेस, साइज भी बढ़ रही है।
अब साइज बढ़ने के कारण क्या होगा, देखो गाइस यहाँ पे अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो साइज इंक्रीज होने के कारण न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इन दोनों का डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इस आउटर मोस्ट शेल से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, अट्रैक्शन होने वाला है क्या, आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियर चार्ज, इन दोनों में अट्रैक्शन होने वाला है क्या, बहुत ही ज़्यादा कम होगा। और अगर अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है तो मैं इस आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती हूँ, इजीली रिमूव कर सकती हूँ। और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजेस, क्या होती है, डिक्रीज होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और मेन रीजन क्या है कि साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजेस, व्हेन द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज डिक्रीजेस। क्लियर, मैंने पीरियड एंड ग्रुप में क्यों आ रहा है ये दोनों साइड बाय साइड बता रही हूँ। और साइज ऑफ द एटम ये फैक्टर क्या करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर अफेक्ट करता है। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर किसी वायरस ने अटैक किया तो हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, बुखार, कोल्ड, कफ, ये वो सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, साइज ऑफ द एटम। व्हेन द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ द एटम अगर कम है तो न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, इन लोगों में अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण अगर मुझे न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उस रिमूवल के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेंगी। दैट्स वाई in the period ionization potential, ionization enthalpy is increases. And in the group ionization enthalpy is decreases because size of the atom is increases. अगर size of the atom increase हो रहा है तो nucleus and the outermost shell, इन दोनों में क्या हो रहा है, attraction कम हो रहा है। attraction कम हो रहा है तो मैं इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती हूँ। अगर मैं इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती हूँ so obvious है when the size of the atom increases ionization potential is decreases. Clear? जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। सो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्ज ऑन द न्यूक्लियस क्या होगा, ठीक है। तो सेकंड, चार्ज on the nucleus. So देखो, when the charge on the nucleus increases, the ionization enthalpy is also increases. ठीक है। सो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर न्यूक्लियस अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सो ऑब्वियसली वो अगर अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बीच में कौन रखा है, मैग्नेट रखा है, ठीक है। अब मैग्नेट क्या करने वाला है, अगर देखो इतने 3 शेल्स है, ठीक है। सो मैग्नेट का जो अट्रैक्शन पावर है वो यहाँ तक क्यों होगा, इसके बाद भी होगा, बट क्या होने वाला है, थोड़ा सा कम होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकते हैं, बट अगर साइज क्या है, कम है, सो ऑब्वियस अट्रैक्शन क्या होगा, इस पूरे 2 के 2 शेल्स के ऊपर उसका क्या होगा, कमांड होगा। सो यहाँ से अगर मुझे नीडल्स को निकालना है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेंगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई ना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, अगर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सो ionization enthalpy is also increases, ठीक है। and the nuclear charges decreases, ionization enthalpy is also decreases. क्लियर है। देन उसके बाद थर्ड आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, सो अब यहाँ पे होगा क्या,
स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सेकंड नाम है शील्डिंग इफेक्ट। मतलब जो एटम्स के इनर शेल होते हैं, अंदर के शेल होते हैं, वो कैसे होते हैं, प्रोटेक्शन में होते हैं। ठीक है, जो इनर शेल होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटेक्शन में होते हैं। ठीक है, सो इनर शेल शील्ड में होने के कारण, न्यूक्लियस के प्रोटेक्शन में होने के कारण वहां से इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो नहीं सकते, बट हम लोग इलेक्ट्रॉन को कहाँ से रिमूव करते हैं, आउटर मोस्ट शेल से। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी। हम लोग क्या बीच में से निकालते हैं क्या कोई भी चीज़ को, नहीं, हम लोग आउटर मोस्ट शेल से निकालेंगे, देन हम लोग अंदर अंदर जाते जाएंगे। ठीक है, सो आउटर मोस्ट शेल से निकालते हैं, तो इसके कारण अगर इनर शेल में क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट होगा। इनर शेल क्या होंगे, प्रोटेक्शन में होंगे, किसके, न्यूक्लियस के। जैसे कि यहाँ पे है एक कोई भी कार्बन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका जो इनर शेल है वो क्या है, इस यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके क्या है, शील्ड में है, उसके क्या है, शील्ड में, बट आउटर मोस्ट शेल है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग effect increases the ionization enthalpy is डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं मतलब हम लोग को एनर्जी कम लग रही है, हम लोग को एनर्जी कम लग रही है, मतलब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस मतलब इनर शेल वाले क्या, इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स या फिर इनर शेल जो होंगे वो वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस के प्रोटेक्शन में होंगे, बट आउटर मोस्ट शेल वाले तो नहीं होंगे, जिसके कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजेस। हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या लगने वाली है, कम एनर्जी लगने वाली है, और जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि इन पीरियड एंड ग्रुप क्यू चेंजेस आ रहे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या बोलते गए, इन पीरियड पीरियोडिसिटी में अगर देखते हैं तो इन पीरियड ionization enthalpy is increases and in group ionization enthalpy is decreases। अब रीजन उसके नीचे ही हम लोग लिख लेते हैं, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले रीजन क्या है, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है, बढ़ ही नहीं रहा, शेल ही नहीं बढ़ रहे, शेल नहीं बढ़ रहे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकंड रीजन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। एंड थर्ड है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट is decreases, जिसके कारण इन पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजेस। इसके कारण पीरियड में क्या हो रहा है गाइस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज ऑफ एटम छोटा है। साइज ऑफ एटम छोटा है तो न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इन दोनों में डिस्टेंस भी छोटा है। डिस्टेंस छोटा है तो उसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेंगी, ज़्यादा एनर्जी लगेंगी तो मुझे क्या होने वाला है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियस अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियस है, कोई भी मैग्नेट अपने तरफ क्या कर रहा है, नीडल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं उसमें से नीडल को निकाल सकती हूँ, इम्पॉसिबल है। सो इसके कारण भी न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के कारण भी क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वहाँ पे इंक्रीज हो रही है। एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देन उसके अपोजिट यहाँ पे क्या मिलने वाला है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। सेकेंड रीजन है न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। एंड थर्ड है स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, और ये ही रीजन होने के कारण इन ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजेस, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें तुम लोगों को आगे 3D सीरीज में कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले इसका बेसिक देख लिया, इसके बाद हम लोग जाते हैं डायरेक्टली 3D सीरीज के ऊपर, बट उसके पहले इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। So guys, now we will discuss about the 3D series. इन 3D सीरीज आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है या फिर क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हो सकता है उसके थ्रू आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। एटॉमिक नंबर 30, 29, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। और इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते तो क्या मिलता है हम लोगों को, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। अब मैं लास्ट के लिखते जाऊंगी 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d10, 3d9, 3d8, 3d7, 3d6, ठीक है। अभी हम लोग उसका स्ट्रक्चर भी निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हो गया स्कैंडियम, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6वां, ठीक है। और ये हो गया हमारा लास्ट 3D, ठीक है। 7 हो गए। अब पहला है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10, सॉरी 3d1 है पहले का, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो और सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो हमने एक चीज़ पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव कहाँ से करते हैं, 4s से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को ऐड कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, 3D, कौन सा सीरीज में, 3D में, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने उसको कौन सा नाम दिया, 3D सीरीज, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते टाइम होंगे 4s से एंड ऐड होते टाइम किस में होंगे, वो 3D में, ठीक है। अब ऐसा क्यों, हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। क्योंकि अगर 4s से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है फिर भी ये जो d सबशेल है वो क्या करता है, हम लोगों को हायर स्टेबिलिटी शो करता है, ठीक है। और हायर स्टेबिलिटी डी सबशेल शो करने के कारण हम लोग क्या करते हैं, 4s में से पहले इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं एंड डी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, क्योंकि डी सबशेल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द 4s, ठीक है। तो 4s से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, डी सबशेल होता है। और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो वो क्या हो सकते हैं, जल्दी से स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 4s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं एंड 3d से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 3d में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होगा, ठीक है। अब वही चीज़ होने के कारण देखो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम लोगों को कि फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे सो साइज इंक्रीज नहीं हो रही है। मुझे बताओ 3D के बाद नेक्स्ट सबशेल आया क्या गाइस यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। ऐड किस में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3D में ही ऐड होते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो रहा है, 3D में ही ऐड हो रहा है। और 3D में ही ऐड होने के कारण, एक एक इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में ऐड होने के कारण साइज तो इंक्रीज नहीं हो रही। बट इसके कारण होगा क्या, इसके कारण न्यूक्लियर चार्ज क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ एटम इज डिक्रीजेस, कांस्टेंट तो नहीं है बट डिक्रीज है, कांस्टेंट भी बोल सकते हो। साइज ऑफ एटम क्या है, कांस्टेंट है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ एटम क्या है, डिक्रीज हो रही है या फिर कांस्टेंट है। और उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट
ऑब्वियस है, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों चीजों के कारण इन द 3D सीरीज आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होंगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो इनर शेल के ऊपर तो क्या है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, बट आउटर शेल जो है, आउटर शेल मतलब ये जो 3D है, उसके ऊपर भले ही शील्डिंग इफेक्ट क्या हो, कम हो, बट वो भी कम होने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव 4s से कर रहे हैं। तो इनर शेल के ऊपर क्या है, हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब ये इनर शेल के ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है, और वो ज़्यादा होने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट वहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और उसके कारण 3D सीरीज में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज ऑफ द एटम भी नहीं बढ़ रहा ना, साइज उतनी ही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं, एक ही शेल में ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस और कॉन्स्टेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है, वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इनर शेल के ऊपर इंक्रीज है, ये जो इनर शेल है, ठीक है, इनके ऊपर क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, बट जो आउटर मोस्ट शेल है इसके ऊपर तो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, कम है। आउटर मोस्ट शेल के ऊपर क्या है, वो कम है। इनर शेल के ऊपर ज़्यादा है, आउटर मोस्ट शेल के ऊपर कम है। और हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कहाँ से करते हैं, इनर शेल से। 4s से पहले निकालते हैं हम लोग, रिमूव कहाँ से करते हैं, 4s से। तो ऑब्वियस है इनर शेल के ऊपर तो ज़्यादा उसका इफेक्ट है। सो इसी के कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और इसी के कारण इन द 3D सीरीज आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, और जिसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजेस इन 3D सीरीज। क्लियर। देन जिंक के बाद, मतलब ही जिंक के बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, क्योंकि वहाँ पे क्या बढ़ने वाला है, एक शेल बढ़ने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोगों को कौन शो करता है, जिंक। हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों, क्योंकि देखो इसका क्या आता है कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10। 3d10 ये क्या है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो ऑब्वियस है मुझे अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, यहाँ से दो तो निकल गए, पर अभी अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सो ऑब्वियस है फर्स्ट आयनाइजेशन जो इसके आईपी होंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है, बट सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो जिंक का होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये फर्स्ट एंड सेकंड क्या होता है, फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आईपी। कौन से आईपी, फर्स्ट आईपी। सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सेकंड आईपी। ठीक है, और ऑलवेज बोला जाता है, अब मुझे बताओ फर्स्ट मैं यहाँ से निकालूंगी, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि 4s से हम लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को, एंड 3d में हम लोग क्या करते हैं, सब शेल में ऐड करते हैं। सो ऑब्वियस है 4s से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आईपी के होंगे, इसके लोअर दूंगी, इजीली निकल जाएगा, बट सेकंड आईपी इज हायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे d क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, जिसके कारण इन द 3d10 सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द जिंक इज हायर। ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक की क्या है, बहुत ही ज़्यादा हायर होती है। क्लियर है यहाँ तक के? अभी हम लोग एक रीजन डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर दैन द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, उसके पहले एक इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो।
सो देखिए गाइस, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ठीक है, और इसके एक डायग्राम भी बना लेते हैं, जैसे कि इसके शेल्स की। ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, देन उसके बाद 3p6, 4s2, और उसके बाद कौन आने वाला है 3d1, ठीक है। अब देखो स्कैंडियम, हम लोगों को सिर्फ काम है 4s एंड 3d1 से, ठीक है। अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा है, सुना है कि 4s से हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ठीक है। चलो हम लोगों ने 4s से दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, 4s2 है एंड 3d क्या है 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने क्या कर दिया, लॉस कर दिया, ठीक है। अब कोई अपने इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है, तो ये स्कैंडियम कैसे बन जाएगा, 2 पॉजिटिव, क्योंकि उसने कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2, कौन सा चार्ज आएगा, +2, ठीक है। +2 है मतलब ये क्या है, कटायन है, क्या हो गया ये कटायन। और कटायन की साइज कैसी होती है, साइज होती है स्मॉलर, साइज क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। तो स्कैंडियम है, स्कैंडियम ने उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन निकाले थे उसमें कितने लॉस कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, ठीक है। देन उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया। +2 चार्ज है मतलब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कटायन। निगेटिव है तो क्या बोलते हैं, अनायन। कटायन की साइज क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, स्मॉल होती है। ऑब्वियस है, अभी हम लोगों ने देखा अगर साइज स्मॉल हो रही है, साइज क्या हो रही है, एटम की स्मॉल हो रही है। पहला इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने कहाँ से निकाला, एटम से निकाला, एटम मतलब बहुत सारे शेल से वहाँ से निकाला। अभी क्या होगी, कटायन होने के कारण वो साइज क्या हो गई, स्मॉल हो गई। साइज अगर स्मॉल हो गई है तो न्यूक्लियस एंड जो आउटर मोस्ट शेल है इनका डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब ये वाला निकल गया ना, ये निकल गया, मतलब ऑब्वियस है यहाँ पे कोई भी 4s नहीं है। अब देखो साइज कम हो गई, साइज कम होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, इन दोनों का जो अट्रैक्शन है वो भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण अगर मुझे फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ऑब्वियस है मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज जनरली हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। हमेशा सेकंड टाइम जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं उसकी एनर्जी हम लोग को ज़्यादा लगती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एज कम्पेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। वो हमेशा क्या होने वाली है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने वाली है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ये क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। एज कम्पेयर टू थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली हायर देन द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऑब्वियस है ना, जितना तुम लोग अंदर अंदर जाते जाओगे न्यूक्लियस एंड जो शेल है उन लोगों में क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली निकालने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, सो एंथैल्पी भी क्या होते जाएंगी, इंक्रीज होते जाएंगी। फिर से एक बार हम लोगों ने देखा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है कि 4s में से हम लोग इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले क्या करते हैं, लॉस करते हैं। यहाँ पे है क्या 4s में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिए। सो ऑब्वियस है लॉस जो होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। +2 आ गया, पॉजिटिव चार्ज है मतलब हम लोग उसको बोलते हैं कटायन। अब कटायन की साइज क्या होती है, स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू एनायन। साइज क्या हो गई, स्मॉलर होंगे, तो ऑब्वियस है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को मुझे अब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के टाइम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 3d से मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसी के कारण सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज जनरली हायर दैन, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में जनरली एनर्जी क्या लगती है, ज़्यादा लगती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर, ठीक है। सो गाइस आज हम लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक के मतलब बीएससी के सेकंड ईयर के थर्ड लेक्चर के बारे में डिस्कशन किया, जो कि था आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है। पूरी सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगी वहाँ पे। और इसके साथ साथ हम लोगों का यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का पोर्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होगा, जो कि होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द 3D सीरीज। 3D सीरीज में ऑक्सीडेशन नंबर
नंबर कैसे शो होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।